हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 41 एपिसोड पर आने के बाद भी आप लोग डिमांड करोगे इस स्टोरी को और आगे ले जाने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टोरी को लॉन्ग बनाने की भी लोग डिमांड कर सकते हैं। सच में मुझे इतनी खुशी हुई ये जानकर कि मैं क्या ही बताऊँ मैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टोरी में लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी इसको ख़त्म कर दो ना, अब कितने एपिसोड और बचे हैं, हम बोर हो रहे हैं, स्टोरी बोरिंग हो रही है। बट दिस वन यार, सच में मुझे कभी नहीं लगा था कि इस स्टोरी पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दोगे। सो इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए अ बिग थैंक यू एंड वन मोर थैंक यू इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। इतने पार्ट्स होने के बाद भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकूँ। आप जितना लॉन्ग इस स्टोरी को चाहते हो मैं उतना ही बनाऊँ, उससे बिल्कुल भी कम ना रखूँ मैं कोशिश करूँगी। एंड गाइस, मुझे अभी भी थोड़ा-सा कोल्ड है तो जो भी आवाज़ में ऊपर नीचे होगा उसको थोड़ा-सा मैनेज कर लेना। एंड बाकी ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वैन रूहान और उसका बेटा वैन जूलियो दोनों अपने घुटनों के बल बैठे थे और बार बार माफ़ी मांगे जा रहे थे सान के सामने कि उन्हें वो माफ़ कर दे और उनकी गलती को पर्दा डाल दे। मतलब उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें छोड़ दे, उनके साथ कुछ भी गलत ना करे। सांजिस ने एक हाथ से उन दोनों को रोकने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वैन रूहान ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बोल दिया, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है, जो भी आप कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, पर हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। सान जिसने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा बेटा वैन चाओ यहाँ यहाँ सर्वेंट का काम करे। सब लोग बस सान को देख रहे थे कि ये क्या बोल दिया। वैन चाओ वैन रूहान का बेटा है, वो क्राउन प्रिंस है, ऐसे कैसे वो किसी का भी सर्वेंट बन सकता है। वैन रूहान के दिमाग में एक ही बात आई, उसकी इमेज, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। वैन रूहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। वैन रूहान ने कहा, महाराज आपके पास कोई और उपाय नहीं है, मेरे बेटे को नौकर ये। सान ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं तो फिर युद्ध, तुम्हें क्या करना है। वैन रूहान अब कुछ नहीं कह सकता, उसे ये ऑफ़र मानना पड़ेगा। युद्ध से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वो फीनिक्स किंगडम और ड्रैगन किंगडम दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। अगर वो लड़ने की कोशिश भी करे तो वो हार जाएगा, ये बात पक्की है। वो हारेगा और फिर गया उसका राजपाट, सब कुछ। इमेज के चक्कर में उसका राजपाट ही नहीं बचेगा। तो उसने तुरंत इस बात को मान लिया। वैन जूलियो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कैसे उसका भाई इनका गुलाम बन के रह सकता है। हाँ, सानू से गुलाम बनाने की तो बात कर रहा है। फिर भी यहाँ पर वैन जूलियो कुछ भी नहीं बोल सकता, तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। बस फिर क्या था, ये सभा यहीं समाप्त हुई? नहीं, सबको ऐसा लग रहा था कि ये सभा यहीं समाप्त हुई है। हाईक्वान ने सबके सर पर एक और बम गिराया। उसने कहा, मैंने यहाँ आपको बुलाया है क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। ड्रैगन किंगडम कोई छोटा मोटा किंगडम नहीं है और ना ही ये छोटा मोटा नाम है। फीनिक्स और ड्रैगन बराबर के टक्कर के हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं। इसलिए इसमें शादी होना कितनी बड़ी बात है। पहली बात तो फीनिक्स किंगडम के किंग ने ड्रैगन किंगडम से उसके राजा मतलब राजा के भाई से शादी कर ली और अब यहाँ का राजा भी शादी करने वाला है। सब लोग तो बस झटके खा रहे थे। सांजिस के मन में चल रहा था, मतलब उसका जो ड्रैगन है ना, वो सोच रहा था, पहले मैंने ईबो को झटके दिए, फिर ईबो ने मुझे झटके दिए और अब हाईक्वान इन सबको झटके दे रहा है। वाह, हम लोगों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, हमारी फैमिली बिल्कुल एक जैसी है, परफेक्ट मैच। जान के अल्फा ने ये सारी बातें सुनी तो उसके फीनिक्स ने कहा, तुम कभी भी सीरियस होकर बात नहीं कर सकते। हाँ। उसने एक शाय किया। उस शाय को ईबो ने देखा, सबने भी देखा, पर उससे पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है सिवाय ईबो के। ईबो ने कहा, सान क्या हुआ। सान ने ईबो के पास गया, उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, मेरा ओमेगा कह रहा था कि मैं तुम्हें दोबारा बेड पर ले जाकर पनिश करूं इतने शेमलेस हरकत करने के लिए। ईबो, जिसके पूरे बॉडी में जैसे गूज़बम्प्स आ गए थे, उसके चीक्स और नेक पूरी तरह से रेड हो गए थे। वो कैसे शायद फील कर सकता है, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ वो कर रहा था। सान ने पब्लिकली उससे क्या कहा है, हालांकि उनकी बातों को कोई सुन नहीं सकता, फिर भी पब्लिकली तो कहा है ना। ईबो ने बस कहा, शेमलेस। इन दोनों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। ध्यान तो अभी सबका सिर्फ और सिर्फ हाईकॉन के ऊपर था। हाईकॉन शादी करने वाला है, लेकिन किससे। डरते डरते एक किंगडम के किंग ने पूछ लिया, किंग हाईकॉन,
आप शादी किससे करने वाले हैं? हाई क्वान इसने छोटी सी स्माइल की और कहा, मैं फीनिक्स किंगडम के किंग की छोटी बहन यानली से शादी करने वाला हूँ। ये तो एक और बम था सबके सिर पर। उन्हें लगा था कि उनके किंगडम की किसी भी लड़की से, किसी भी राजकुमारी से वो इनकी शादी करवा देंगे और वो पावरफुल हो जाएंगे। उनके पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर चुका था। मतलब उनके जो अरमान थे ना, पानी में धुल गए थे हाई क्वान के इस डिसीजन से। लेकिन हाई क्वान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनके राजा का सवाल है, मतलब ड्रैगन किंगडम के अपने राजा का सवाल है। वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके फेरी किंगडम का जो किंग आया था उसने कहा, महाराज वो सब तो ठीक है, महाराज वांग, इतने अच्छे शुभ अवसर पर मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हाई क्वान ने अच्छे से सहमति दे दी कि वो भी जानता है ये खुशी का मौका है, यहाँ पर वो भी सबके मनसी से थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकता है। तो उसने बोल दिया कि हाँ, वो प्रस्ताव रख सकते हैं। उस किंगडम के किंग की थोड़ी और हिम्मत बढ़ गई। उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ा पॉज लिया और फिर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि ये मौका आपकी शादी का है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये शादी कहीं ना कहीं आपके और फिनिक्स किंगडम के जो रिलेशनशिप हैं उन्हें सुधारने के लिए कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी का प्रस्ताव आपके सामने। हाई क्वान, जो कि एकदम शांत था, उसे पता था कि उसकी शादी की न्यूज़ सुनकर यहाँ पर कई राजा होंगे जो उसके लिए रिश्ता लेकर आएंगे। पक्का था ये तो। और अगर वो इन्हें मीटिंग के लिए भी बुलाता है तो सब लोग यही तो करते हैं। लेकिन वो बहुत पोलाइटली मना कर देता था, ये कहकर कि वो अभी शादी करने के मूड में नहीं है और वो कोई कॉइनक्यूबाइन नहीं बढ़ाना चाहता है। उसके महल में ऑलरेडी बहुत सारी कॉइनक्यूबाइंस हैं जिनकी तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखता है। और हाँ, ये बात सारे जो राजा हैं वो जानते हैं कि वहाँ कॉइनक्यूबाइन जितने भी हैं उनकी तरफ हाई क्वान देखता तक नहीं है। तो अपनी बेटी को कॉइनक्यूबाइन तो नहीं बनाएंगे, रानी ही बनाएंगे। लेकिन इस पूरी सभा में कोई था जिसका पारा चढ़ रहा था, वो था जान। जान के अंदर का जो ओमेगा ड्रैगन है वो अपनी बहन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। साथ ही साथ उसका अल्फा भी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। अपनी बहन के पति की शादी वो किसी और के साथ कैसे करने दे सकता है? उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? उसने उसी राजा की तरफ देखा। उसी कोल्ड टोन के साथ उसने उससे पूछा, तुम्हारी बेटी इस लायक है कि वो हाई क्वान से शादी कर सके? उस किंग का सर अपने आप ही झुक गया। वो जानता है कि उसे ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, स्पेशली तब जब बात फीनिक्स किंगडम के किंग की बहन की हो, जो कि वे जानते हैं कि फीनिक्स लोग अपने परिवार से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भी दूसरे राजा ने अपना मुंह खोल ही दिया और बकवास बात की। मतलब जो होता है ना, कुछ लोग जिनके दिमाग में गोबर भरा रहता है, उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती जब तक उनमें लठ ना पड़े। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बातों के नहीं लातों के भूत होते हैं। उनमें से ही एक टाइप के बंदे ने कहा, पर महाराज, एक महाराज का 2 या 3 रानियां रखना कौन सी बड़ी बात है? अगर आप चाहें तो आप भी तो। लेकिन जान, जिसने तुरंत ही अपना हाथ आगे कर दिया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका गुस्सा चढ़ गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वो अभी के अभी इस राजा को जला देगा। उसने मतलब जान ने उस राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज मो, मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं, और मेरी बहन ऐसे इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी जो उसके अलावा किसी और को नज़र उठा के भी देखे। ऐसा बोलकर उसने हाई क्वान की तरफ देखा। हाई क्वान समझ गया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है, तो उसने बहुत पोलाइट वे में उन सबसे कहा, मैंने यानली से खुद से अपनी मर्जी से शादी करने का डिसीजन लिया है। ये किसी क्लैन के लिए नहीं है या किसी राज्य के लिए नहीं है, पॉलिटिकल मैरिज नहीं है ये, इसलिए आप लोग कृपया कर अपने इन प्रस्तावों को ना रखें। लेकिन आप सब हमारे घर शादी में ज़रूर आमंत्रित हैं। शादी 1 हफ्ते बाद की है। लेकिन जान का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ था। वो चाहता था कि हाई क्वान कुछ और बोले, इस इंसान को जान से मार दे। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो जान ने खुद ही स्टैंड लेते हुए कहा, महाराज मो, आपका राजपाट आज से ख़त्म है। आपका राजपाट आपके हिस्से में नहीं रहा। वो सारा राजपाट आज और अभी से वैन राज्य के कब्जे में जाएगा। ये सुनकर तो सब लोग शॉक में थे कि वैन राज तो वो है ना जिसने सान को ऑफेंड किया है, तो वो उसे क्यों दे रहा है? लेकिन सबकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हुई। सान ने आगे कहा, उस राज्य को वैन निंग संभालेगा। वैन निंग, हाँ, वैन रूहान के चाचा का लड़का है, मतलब भाई का लड़का है। वैन चाओ के चाचा का लड़का है।
जिसे वो लोग उतना पसंद नहीं करते, ना ही वेनचिंग को ना ही वेननिंग को इतना कोई खास पसंद करते हैं। फिर भी सान ने ये डिसीजन सुधार दिया था। हाइकॉन को याद आया कि हाँ, उन्हें एक और डिसीजन लेना है, लेकिन ये तो सान लेगा ना। तो सान ने अपना मुंह खोला और कहा, और वैन रोहान को उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा, उस राज पर कोई अधिकार नहीं होगा, उस राज्य पर पूरा का पूरा अधिकार वेननिंग का रहेगा। अब जब वेननिंग एक राज्य का राजा बन चुका है, तो मैं उसकी बहन वैन किंग का हाथ अपने भाई जियांग चैंग के लिए मांगता हूँ। सब लोग तो बस समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चल क्या रहा है। यहाँ बस शादियों की बात हो रही है, मतलब इतने अचानक, ऑल ऑफ अ सडन किसी का राज छीन कर किसी को दे दिया गया है, वहाँ पर उसे महाराज बना दिया गया बातों बातों में ही, और उसकी बहन का हाथ भी मांग लिया गया। वैन रोहान ने कहा, महाराज, इससे पहले कि आप ये रिश्ता पक्का करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सान ने भी कहा, हाँ कहिए महाराज वैन। वैन रोहान ने कहा, महाराज शाओ। उसने इतना कहा, फिर एक डीप ब्रेथ ली, जैसे कि वो हिम्मत जुटा रहा हो जो वो कहना चाहता है उसे कहने की। फिर उसने खुद के मन में सोचा, ये सब जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है वेनिंग को वो राज भी नहीं मिलेगा, वो राजा हमें मिलेगा, मुझे मिलेगा। और मैं मेरी किसी राजकुमारी के साथ में इनके भाई का शादी करवा दूंगा। वैन रोहान के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। सान भी ये सब कुछ समझता है, वो बस वेट कर रहा था कि कब ये इंसान बोलेगा कुछ और अपना गंदा मुंह खोलेगा। वैन रोहान ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ आप शादी करने से पहले, मतलब शादी तय करने से पहले ये जान ले कि वैन किंग, उसका ऑलरेडी एक बच्चा है। सान ने कहा, मुझे पता है। वैन रोहान हैरान था, बाकी सब भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई कुछ बोल सकता है? कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकते वो लोग। एक तो ये राज्य उनका नहीं है जिसमें वो लोग खड़े हैं, ये ज़मीन वैन हाईक्वान की है, वांग हाईक्वान की है। और दूसरी बात, वो जिसके सामने खड़े होकर ये बातें कर रहा है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा है, तो उसके सामने कोई कैसे मुंह खोले? बिना आर्मी के भी वो सबको यहाँ ख़त्म कर सकता है खड़े खड़े, तो कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। सान ने कहा, अगर उसका बच्चा है भी तो आपको क्या परेशानी है? मैं मेरे भाई की शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं करवाऊंगा जो उसके लिए ठीक ना हो। वैन किंग से अच्छी लड़की मुझे इस पूरे दुनिया में कोई और नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने उसे चुना है। अब वैन रोहान क्या ही बोले, फिर भी वैन जूलियो का पारा चढ़ चुका था। एक तो उसके भाई को ये लोग नौकर बना रहे हैं, दूसरी बात उस सर्वेंट को, वैन निंग जो कि उनका सर्वेंट एक तरीके से, उसे एक राज्य दे दिया। और फिर वैन किंग जो कि एक बचलन लड़की है, उसके साथ में सान ने अपने भाई की शादी तय कर दी है। तो वो बोला, तुम कुछ ज़्यादा हवा में नहीं उड़ रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता है, वो लड़की एक नंबर की बचलन है, वो एक नंबर की। इससे पहले कि वैन जूलियो कुछ और बोलता, उसका सर धड़ से अड़क हो चुका था, सर नीचे और बॉडी धड़ाम से नीचे ज़मीन पर। वैन रोहान तो बस देखता रह गया, उसने अपना बेटा खो दिया है अभी अभी। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये सच है, क्या उसका बेटा नहीं रहा, ये क्या हुआ। वैन रोहान जो कि सदमे में था, दोबारा से वो बेहोश हो चुका था। कुछ वैन सैनिक वहाँ आए, सान के इशारे पर वैन रोहान को उठाकर वहाँ से ले जाया गया। और वैन चाओ, मतलब वैन जूलियो जिसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, सान ने कहा, इस कचरे को भी हटाओ। तो वैन सैनिक उनकी बॉडी को ले गए। अब सान बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोला, किसी को कोई और सवाल करना है? लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद क्या कोई और सवाल कर सकता है? कभी भी नहीं। बेचारा जो राजा मो था वो तो एकदम काँप रहा था। उसने कहा, कुछ 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 नहीं कहना हमें, मैं तो ये सोच रहा था कि अब हम कहाँ जाएंगे। सान ने कहा, सिंपल सी बात है, तुम हो तुम्हारा बेटा महाराज वैन निंग के सर्वेंट हो, तो वहीं रहोगे। मो बेचारा इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। अब सब्जान ने कहा है कि वो उनका सर्वेंट है तो वो रहेगा। वो एक शब्द नहीं कहा, और उसने सच में एक शब्द भी नहीं कहा। बाद में ये मीटिंग यहीं समाप्त हुई। देन यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं डायरेक्ट महल का। महल के अंदर जान जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, और साथ में ईबो बैठा हुआ था, हाइकॉन बैठा हुआ था, और सामने सान और ईबो की माँ बैठी हुई थी। ईबो की माँ ने कहा, तो तुम बताओ, तुम लोगों ने क्या किया है आज? सान, तुमने एक इंसान की जान ले ली, वो भी बिना किसी मतलब के। सान ने जो कि पाउट बनाते हुए बैठा था, उसने कहा, माँ, मैंने किसी की जान ऐसे ही नहीं ली है। वैसे भी आप जानते हो मैं बहुत समझदार हूँ। अभी सान
जो कि फुल्ली अपने फॉर्म में था, मतलब एकदम बच्चा बना हुआ था। और ईबो हैरान था कि सान अपने अल्फा फॉर्म में भी इतना बच्चे वाली हरकतें कर सकता है। उसे तो पता ही नहीं था, उसके सामने तो हमेशा ये इंसान कोल्ड बना फिरता है। सान को जैसे ही महसूस हुआ कि ईबो उसे देख रहा है, सान थोड़ा सा पीछे हुआ। उसने ईबो को देखा, उसके कान के पास जाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे चेक करना चाहते हो? कोई बात नहीं है, हम रात में ज़रूर एक दूसरे को टेस्ट करेंगे। ऐसा बोलकर वो एकदम पाउटी फेस बनाकर दोबारा से एकदम सतर्क होकर बैठ गया। मिसेस वांग ने कहा, क्या क्या कहा तुमने उसके कान में? अभी क्या कहा, बोलो। सान ने कहा, माँ मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा जान कुछ गलत बोल सकता है? मैं तो बोबो को बस बता रहा था कि अभी उसकी पनिशमेंट बाकी है। ईबो जिसने कहा, क्या? सान ने कहा, हाँ, तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें नहीं लेनी है। सान जो कि अब खड़ा हो गया था, ईबो का हाथ पकड़ते हुए वो जा रहा था। और जहाँ दूसरी तरफ जान की मॉम वो चिल्ला जा रही थी, वो बोल रही थी, जान वापस आओ। सान जो कि तुरंत वहाँ से गायब होकर के अपने रूम में अपीयर हुआ। ईबो को उसने बेड पे पुश कर दिया। ईबो ने कहा, जान ये तुम क्या कर रहे हो? सान ने कहा, तुम्हें पनिश कर रहा हूँ ईबो, तुम क्या कहते हो? तुम्हें मुझसे पनिशमेंट नहीं चाहिए? ईबो ने कहा, सान देखो माँ बुला रही हैं और हमें जाना चाहिए। और वैसे भी अभी अभी गगा की शादी बाकी है, तुम्हारी बहन की, तुम्हारे भाई की शादी बाकी है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें वहाँ जाकर मदद करनी चाहिए। सान ईबो के ऊपर आता जा रहा था। ईबो पीछे हटते जा रहा था। हालांकि उसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसे लग भी रहा है। ईबो बोल रहा था अपने मन में, क्या बीस्ट है ये, तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, मैं भी तो ऐसी हरकतें करता हूँ, मतलब सारे अल्फा एक जैसे होते हैं। हाँ, मुझे कुछ भी करके बचना होगा। सान ईबो के ऊपर आ रहा था, आते ही जा रहा था। वो पूरी तरह से ईबो के ऊपर आ गया था। लेकिन होता है ना कबाब में हड्डी, यहाँ भी कबाब में हड्डी आया। दरवाजे पर बार बार नॉक हो रहा था। बाहर फैंशिंग था जो कि बोल रहा था, पापा पापा मामा बुला रही है, पापा ग्रैंड माँ बुला रही हैं आपको, बाबा बाबा बाबा। वो बच्चा बार बार नॉक किए जा रहा था। सान जिसने सोचा, ये बच्चा उससे डरता क्यों नहीं है? अब पहले तो इतना डरा करता था, अब देखो। उसे परेशान करने आ गया। सान जो कि हट गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा शोर हो रहा था ना, उसका फोकस ही नहीं बन पा रहा था। मतलब वो इग्नोर कर भी देता, लेकिन बाहर उसका ही बेटा है। तो सान वहाँ से अच्छे से खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़ों को सही किया और दरवाज़ा खोला जा करके। फैंशिंग जो कि पाउट बनाकर खड़ा था। सान ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? फैंशिंग ने कहा, ग्रैंड माँ बुला रही हैं आपको और बाबा को, दोनों को। सान ने कहा, ठीक है चलो। फैंशिंग ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा है आप दोनों को लेकर आना है, आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ना है। आप दोनों अकेले रहोगे तो आप बाबा को मारोगे, इसलिए। सान ने कहा, क्या? कौन किसे मारेगा? फैंशिंग ने कहा, ग्रैंडमा ने कहा था कि शान बाबा कि जान बाबा मेरे ईबो बाबा को मारेंगे, इसलिए मुझे जाकर के तुम दोनों को रोकना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। सान बस देख रहा था। उसकी माँ सच में खतरनाक है। क्या है यार? सान जो कि आग बबूला हो गया था, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया अपनी माँ को ढूंढने के लिए। ईबो जो कि खुद भी बेड से उठ करके बाहर आया, उसने फैंशिंग को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इंसान हो। सच में तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, तुम मेरे लव हो, मेरे प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। ऐसा बोलकर ईबो जिसने फैंशिंग के चीक्स पर किस किया, उसके पूरे फेस पर वो किस करने लगा। फैंशिंग ने कहा, बाबा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई मुझे अच्छे करे। ईबो ने कहा, अरे मैं तो तुम्हें हमेशा करता हूँ, तुम्हें तब तो पसंद था। फैंशिंग ने कहा, मेरा मतलब है कि मुझे ना उन्होंने बताया था कि ऐसे ना सिर्फ हमारे मैच करते हैं, तो जब मैं शादी कर लूँगा तो मैच कर लूँगा। ईबो ने कहा, तुम शादी करोगे? सच में? फैंशिंग ने कहा, हाँ बाबा मैं शादी कर लूँगा और फिर मेरे पास भी ना कोई होगा जिसे मैं पीटा कर लूँगा। ग्रैंडमा ने कहा था कि हम हमारे मेट को पीटते हैं। ईबो बस सोच रहा था कि ये क्या सिखाया है, और उसने फिर पूछा, और कौन सी ग्रैंडमा ने कहा था ऐसा? फैंशिंग ने कहा, वो पली वाली ग्रैंडमा है ना, उन्होंने बोला था मुझे। ईबो समझ गया ये उसकी माँ की करतूत है, तो उसने अभी फैंशिंग को अपनी गोद में उठाया और वो चल दिया अपनी माँ को ढूंढने के लिए। इधर जान जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था और ईबो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वो दोनों बस ढूंढ रहे थे एक दूसरे की माँओं को कि ये दोनों है कहाँ आखिर। वो दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और साथ में टकरा भी गए थे एक साथ। फैंशिंग को ईबो ने छोड़ दिया था और उसे बोल दिया था कि वो मैंग्याओ के साथ जाकर खेले। वो चला भी गया, बच्चा है वो तो जाएगा ही,
जब ईबो और सान दोबारा टकराए, सान ने कहा, ईबो तुमने मेरी माँ को देखा? ईबो ने कहा, हाँ देखा मैंने, वो अभी यानली के साथ है। सान जो कि ये सुनते ही यानली के कमरे की तरफ जाने लगा। तो ईबो ने सान का हाथ पकड़ा और कहा, सान तुमने मेरी माँ को देखा? सान ने कहा, हाँ, हाईकॉन के साथ है। ईबो जो कि अपनी माँ की तरफ जाने लगा और सान अपनी माँ की तरफ। जब ईबो हाईकॉन के दरवाजे के बाहर था तभी दरवाज़ा खुल गया। वहाँ से मेंग्याओ आया। मेंग्याओ ने कहा, गग्गा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको जाना नहीं है? ईबो ने पूछा, कहाँ जाना है? मेंग्याओ बोलने लगा, हमें बाजार जाना है, चलो 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 मेरे साथ चलो। ईबो जो कि नहीं जा रहा था लेकिन मेंग्याओ उसे पकड़ के खींच रहा था और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले भी गया। बच्चे को कौन मना कर सकता है। दूसरी तरफ हाईकॉन जो कि अंदर कमरे में था, उसके पीछे उसकी माँ बैठी हुई थी। उसने कहा, क्या वो गया? हाईकॉन ने कहा, हाँ वो गया। आपने ऐसा क्या किया है जो आप उससे डर कर यहाँ बैठी हैं? तो जो मिसेस वांग है उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी सी शरारत। मतलब जो कुछ भी ईबो से फैंशिन ने कहा वो उन्होंने जानबूझकर कहा था ईबो से बताने के लिए। दूसरी तरफ जान जो खुद भी यानली के कमरे के बाहर था, तभी उसका सामना अपने बच्चे से हुआ, फैंशिंग से। फैंशिंग भी जिद कर रहा था उसे बाहर ले जाने की, तो वो जान को खींचते खींचते बाहर ले ही गया। बच्चे को कौन मना कर सकता है, उनकी जिद क्या है कोई नहीं जीत सकता। शैतान के नाना होते हैं बच्चे, इसलिए। वहाँ पर यानली थी। यानली ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा मतलब आंट, आपने उससे मिली क्यों नहीं? सान की माँ शियान ने कहा, क्या है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है उसके साथ में, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है मुझसे और मैं अभी उसके सामने जाऊंगी भी नहीं। वैसे तुम्हें एक काम करना है यानली। यानली ने कहा, बोलिए। शियान ने यानली के कान में कुछ तो विस्पर करते हुए कहा। यानली ने कहा, आप ये मुझसे करने के लिए कह रही हैं? आपको नहीं लगता कि ये आपको हाईकॉन से बोलना चाहिए करने के लिए, या फिर चैंग से? वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, मैं कैसे? शियान ने कहा, तुम कर सकती हो, तुम यू की बेटी हो और यू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम सब कर लोगी, मुझे विश्वास है तुम पर। यानली थोड़ा हेसिटेट तो कर रही थी, फिर उसने अपने दिमाग में कहा, वैसे मज़ा तो बड़ा आएगा ये सब करने में। तो उसने हाँ बोल दिया और वो कमरे से निकल गई। यानली डायरेक्ट ईशान के कमरे में पहुंची, मतलब ईबो के कमरे में। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि उसे क्या क्या कारस्तानी करनी चाहिए। वो बस सोच रही थी कि वो क्या क्या कर सकती है, तो उसने वही सब करना स्टार्ट किया। और लगभग आधे घंटे के बाद रूम पूरी तरह से खाली हो गया था। उसमें एक गिलास तक नहीं था, मतलब बेड तो बहुत दूर की बात है, बेड शीट भी नहीं पड़ी थी। पूरा रूम खाली था, पूरा रूम। और पूरे रूम को एकदम लाल कलर में, एकदम लाल कलर के जो पर्दे हैं ना, उससे ढक दिया गया था और कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था इस रूम में कुछ नहीं, बस एक मीटिंग होने वाली हो, ऐसा लग रहा था। उसमें चेयर्स भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसा करके यानली जिसने अपने हाथों को झाड़ा और कहा, हाँ कितनी मेहनत लगी मुझे ये सब करने में, बहुत मेहनत लगी है, चलो अब मैं मेरा रिवॉर्ड लूँगी। ऐसा बोलकर यानली जो कि वहाँ से उछलते कूदते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो जा ही रही थी तभी किसी ने उसका हाथ तो पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। यानली समझ नहीं पाई कि ये है क्या, लेकिन जल्दी उसे वो इंसान दिखा जिसने उसके हाथ को पकड़ के खींचा था। ये हाईकॉन था। हाईकॉन जिसने यानली से कहा, तुम कहाँ घूम रही हो आजकल? तुम्हें मैं कितना ढूंढा, आज तुम्हारे कमरे में भी गया, कहाँ थी तुम? यानली ने कहा, वो मैं ईबो काका के कमरे में थी। हाईकॉन ने कहा, क्यों? यानली ने कहा, जो भी है आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द, पर बहुत जल्द मज़ा आने वाला है। यानली ने ऐसा कहा। हाईकॉन समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ये जान की जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, सब बहुत बहुत हाई लेवल के प्रैंक करने वाले हैं। पहले जान जिसने उसे 2 बार भयानक तरीके से डराया था, और अब ये उसकी बहन। ये वैसे यानली उसके ऊपर कई बार प्रैंक कर चुकी है, लेकिन अब वो जान के ऊपर करने वाली है। तो हाईकॉन एक्साइटेड था। उसने कहा, तुम जान के साथ कुछ करने वाली हो? यानली ने कहा, हाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा, आपको देखने में मज़ा आएगा। हाईकॉन ने भी कहा, हर बार जान मुझे पागल बनाता है, इस बार उसकी बारी है, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाईकॉन इन सब चीज़ों में, बचकानी हरकतों में पड़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ जब जान कर सकता है तो वो क्यों ना करे। वैसे भी अगर जिंदा रहना है तो बच्चे बनकर रहना पड़ता है, नहीं तो हम सीरियस रहते रहते ना कब के बोरिंग बन जाते हैं और ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। दूसरा, मेंग्याओ और फैंशिंग दोनों ने जान और ईबो को बुरी तरह से थका दिया था। उन्हें बाजार में घुमा घुमा कर दोनों ऊट पटांग डिमांड कर रहे थे। कहीं उन्हें कोई रैबिट चाहिए होता था, तो कहीं चिकन, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ।
फैंशिंग जान को कपड़ों की दुकान पर लेकर आया लेकिन एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। और मेंग्याओ ईबो को जूतों की दुकान पर ले गया लेकिन जूता उसने खरीदा ही नहीं। कुल मिलाकर उन्हें पूरी तरह से थका देने के बाद में आखिरकार फैंशिंग ने कहा, बाबा मैं थक गया हूँ, प्लीज़ हम घर चलते हैं ना। जान सोच रहा था ये थक गया है, इसे तो पूरे रास्ते उसने गोद में उठा के रखा है, थक तो वो गया है चलते चलते, इतनी जगह पर घूमते घूमते, सब कुछ देखते देखते, इतना बोलते बोलते वो थक गया है। वो सोच रहा था उसे आज के लिए अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर देना चाहिए था। ओमेगास बच्चों को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। सान जो कि पूरी तरह से थक गया था तो उसने तुरंत ही फैंशिंग को उठाया और कहा, ठीक है घर चलते हैं। दूसरी तरफ ईबो वो खुद भी पूरी तरह से थक गया था। मेंग्याओ ने उसे इतना ज़्यादा घुमाया है ना इधर उधर, ईबो का तो सर चकरा रहा था। उसने कहा, फैंशिंग घर चले। फैंशिंग ने कहा, गग इतनी जल्दी घर कौन जाता है, अभी तो देखो शाम के 6 ही बजे, मुझे भूख लगी है। ईबो जिसने कहा ठीक है, तो वो उसे एक इन में ले गया। वहाँ उसने मेंग्याओ के लिए कुछ खाना मंगाया। उस बच्चे ने अच्छे से खाना खाया, फिर कहा, गग अब कल चलते हैं चलो। फाइनली ईबो राहत की सांस ले रहा था कि ये बच्चा घर जाने के लिए मान तो गया। तो ईबो घर आ रहा था। वो जब मेन डोर से अंदर आ रहा था तब उसने देखा कि जान भी कहीं से बाहर से आया है। उन दोनों की आपस में टकरार हो गई। ईबो जिसने पूछा, जान तुम कहीं गए थे? जान ने भी कहा, फैंशिंग को लेकर। तुम कहाँ से आ रहे हो? ईबो ने कहा, मैं मेंग्याओ को लेकर बाहर गया था। जान ने कहा, जा रहे थे तो मुझसे पूछ लेते, हम साथ में चलते। ईबो ने कहा, हाँ तुम माँ को ढूंढ रहे थे, मिली तुम्हें माँ? जान को याद आया कि नहीं, वो तो अपनी माँ से मिला ही नहीं, वो तो गुस्सा था ना उनसे। तो इंसान को ये भी रियलाइज़ हुआ कि दोनों नन्हे शैतानों को उनकी माँ ने भेजा होगा, क्योंकि ईबो भी तो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। जान और ईबो दोनों को ये बात समझ आ गई थी, तो दोनों बड़े गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी माँ से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। तो वो दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे, गुस्से में तमतमाते हुए। वो दोनों सच में गुस्से में थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जान और ईबो अपनी अपनी माँ को डांटने वाले हैं, लेकिन वो दोनों बहुत थके हुए थे। उनके गुस्से के आगे उनकी थकान हावी होती जा रही थी। ईबो और जान ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ईबो ने कहा, जान हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, डिनर के टाइम तो हम मिलेंगे ही, तब देखेंगे। ईबो और जान दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे। उनके रूम के आगे जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर सैनिक नहीं है। लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं है, वहाँ पर सैनिक तब से नहीं रहते जब से ईबो और जान की वो शेमलेस आवाज़ें यहाँ गूंजती रहती हैं। तो वो दोनों अंदर गए। रूम का दरवाज़ा खुला। वो दोनों इतने थके हुए थे ना कि उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रूम पहले जैसा ही है। तो वो बिल्कुल अपनी मरी हुई आंखों से चलते हुए बेड की तरफ जा रहे थे। ईबो और जान दोनों ही बेड पर बैठे, लेकिन बेड कहाँ था? बेड तो था ही नहीं। वो दोनों धड़ाम से नीचे गिरे और उन्होंने कहा, ये क्या है? जान जिसने अब अच्छे से बेड को देखा, ईबो ने भी देखा, उन्होंने एक साथ कहा, ये क्या है? वहाँ पर कोई बेड नहीं था, ना ब्लैंकेट था और ना ही फ्लोर पर कुछ बिछा हुआ था। ठंडा फ्लोर था। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने पूरे कमरे को अच्छे से देखा। कमरे में एक भी चीज़ नहीं थी। उनके कपड़े गहने कुछ भी नहीं था कमरे में। जान ने कहा, ये क्या है? ईबो ने भी कहा, हाँ, मैं बहुत थका हुआ जान, ये सब क्या है? ईबो ने कहा और जान ने भी कहा, बाहर चलते हैं। ये पूछना ये किया किसने है? जान अब और ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे अब अपनी माँ को ढूंढना ही ढूंढना है। ईबो भी समझ गया था कि उसकी माँ की करतूतें हैं ये सब कुछ। तो वो दोनों गुस्से में एक साथ अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। लेकिन पूरा महल छान लेने के बाद में, क्योंकि वो पहले से थके हुए थे और अब और ज़्यादा थक चुके थे, वो दोनों बहुत बुरी तरह से थक गए थे। उन्होंने पूरे महल को छान मारा, लेकिन महल में उन्हें ना तो यानली दिखी, ना हाईक्वान और ना ही उनकी माएँ दिखी। उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि जान को चैंग भी नज़र नहीं आया। जान ने कहा, ईबो कुछ खा लेते हैं पहले। तो वो दोनों किचन की तरफ जाने लगे। किचन में जाने के बाद में जान ने कहा, ये क्या है? वहाँ एक भी मेड नहीं थी। उस पूरे महल में कुछ गार्ड्स थे, कुछ ही गार्ड्स थे जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। जान ने कहा, ईबो चलो हम मेरे किंगडम चलते हैं। जान जिसने ईबो का हाथ पकड़ा और वैनिश होने की कोशिश की, गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो गायब ही नहीं हो पा रहा था। उसकी पावर्स को क्या हुआ? फिर उसने कोशिश की कि वो बर्तनों को उठाए अपने जादू से, वो तो हो गया। उसने कोशिश की कि वो जादू से गायब होकर के किसी और जगह, मतलब महल के दूसरे कमरे में अपेयर हो सके, वो भी हो गया। लेकिन वो अपने किंगडम वापस नहीं जा पा रहा था। जान को समझ आया कि ये सब कुछ भी उसकी माँ की ही करतूत है। जान ने कहा, हाँ मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है। ईबो ने कहा, मुझे अब समझ आया कि तुम इतनी उटपटांग हरकतें क्यों करते हो।
सान जो कि और गुस्सा हो गया, उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने कहा, तुम अपनी माँ पर गए हो सान, पूरा अपनी माँ पर गए हो। हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सान ने भी कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सान ने फिर ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा कि क्या सोच रहे हो तुम, मैं खाना नहीं बनाने वाला, हाँ, सोचना भी मत। सान ने कहा, ईबो तुम खाना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो कि उंगलियां चाटते रह जाए कोई व्यक्ति। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो ना कि दुनिया में तुम्हारे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। ईबो, तुम अपने हस्बैंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, प्लीज़ ईबो खाना बनाओ ना। इस चापलूसी में ईबो फंसने वाला था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने कहा, सान खाना तुम भी बहुत अच्छा बनाते हो, मैंने खाया है, तुम जाओ और तुम बनाओ। सान ने कहा, खाना मेरा ओमेगा अच्छा बनाता है, मेरा अल्फ़ा नहीं, मुझसे खाने की एबीसीडी भी नहीं आती है। ईबो जाओ ना, कुछ बनाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है उठकर कहीं भी जाने की। ईबो और सान एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि खाना बनाने तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन दोनों ही अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। फाइनली ईबो ने कहा, हम दोनों साथ में बना लेते हैं, चलो। सान ने भी कहा, ठीक है चलो। ईबो ने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? सान ने फिर कहा, हाँ, मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, मुझे आता है, चलो। वो दोनों फिर किचन की तरफ गए। उन्होंने अपना डिनर प्रिपेयर किया। डिनर बनाने के बाद में उन दोनों ने डिनर को अपनी जगह पर रख दिया। वो दोनों खाने वाले थे, तभी उन्हें एक आवाज़ आई। उस आवाज़ को उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। देखने के बाद वो दोनों बस हैरान थे कि ये क्या है। सान जो कि शॉक में था और ये वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या चीज़ है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट जरूर करना। एंड क्या देखा है ईबो और सान ने, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।